कराची में टारगेट किलिंग की एक और लर्ज़ाखेज वारदात। मेरा जवान बेटा था मेरे बराबर का, मेरे सीने में यहाँ के रखा था मेरे कंधे के ऊपर। 4 बच्चों के बाप की दर्दनाक हलाकत। तो बिल्कुल पीछे खड़ा था, उसने कोई मौका नहीं दिया। खालिद भाई जाने लगे तो पीछे से फायर की आवाज आई। कारोबारी रंजिश या घरेलू चपकलश, किसी का बेटा छीना, किसी का बाप छीना, किसी का भाई छीना। सीसीटीवी फुटेज और एनी शाहिदीन के मुताबिक टारगेट किलर मोटरसाइकिल पर फरार। मैं समझा इसका फड्डा वड्डा हो गया। जब बाहर निकल के आया तो देखा खालिद भाई बाइक के पांव पड़े हुए थे। पुलिस को अभी कितने और शवाहिद हैं दरकार, कातिल कब होगा गिरफ्तार? अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा है पुलिस को कि इसके हवाले से सबूत इकट्ठे कैसे किए जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ यूसुफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकिशाफ। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में। कराची में आम आदमी और ताजिर का जीना हो गया है माहौल। इसी तरह कुछ अर्से पहले मोहम्मद खालिद को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल के पीछे क्या वजूहात रहीं, पुलिस अपना कैसे काम कर रही है, कहाँ तक पहुँची है, इसी वाले से जानते हैं उनकी फैमिली से। अपनी फैमिली के साथ ये यादगार वीडियो है मकतूल मोहम्मद खालिद की। इस वीडियो में खालिद अपने खानदान के साथ एक रेस्टोरेंट में मौजूद है। खालिद की ऐसी कई वीडियोस और तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि वो अपने खानदान के साथ खुशियों से भरपूर जिंदगी गुजार रहा था। अपने तो अपने, खालिद गैरों के साथ भी हमेशा नरमी और मोहब्बत से पेश आता था। ऐसे में कौन उसका दुश्मन बन गया? क्या कोई कारोबारी झगड़ा खालिद की जान ले गया, या फिर कोई खानदानी चपकलिश इस खूनी वारदात की वजह बन गई? बड़ी दर्दनाक है आज की ये दास्तान। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ खालिद साहब की फैमिली के साथ और उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या नौयत रही, क्या मामलात रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ, आप क्या करते हैं, क्या मसरूफियात रहती हैं आपकी? मैं यहाँ पे रहता हूँ। मैं और खालिद भाई यहाँ पे प्रॉपर्टी का ही काम करते थे, मकान बेचना ख़रीदना। तो खालिद भाई इस वक्त जो है वो फ्लैट अपनी तामीरात करा रहे थे। इमारत की तामीर के दौरान ऐसी कयामत टूटी कि इस पूरे खानदान को जीते जी मार गई। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम खुबैब खालिद है। आपकी एज क्या है? मैं 20 साल का हूँ। और अभी क्या कर रहे हैं, क्या मसरूफ? मैं अपने अब्बू के साथ काम पर लग गया था। ये प्लॉट पर इनके साथ लगा जी। सही। तो अभी कितने अरसे से वालिद साहब के साथ काम कर रहे थे? कितना अर्सा हुआ? मैंने इस साल रिसेंटली शुरू करा था उनके साथ, वही बात करके हम लोग। अच्छा। पापा के साथ मैंने शुरू करा। मतलब ये सीखने सिखाने का अमल चल रहा है पहले साल। ठीक है। क्या कहेंगे, वालिद साहब से एक ताल्लुक़ होता है, अभी आप साथ भी काम करना शुरू कर दिया, तो एज आ फादर और एज आ टीचर, अब तो काम साथ कर रहे, तो एज आ टीचर आप कैसे उनके साथ मामला थे? तो एज एन फैमिली ओरिएंटेड कैसे फादर थे वो? बहुत बहुत अच्छे इंसान थे। ऐसा बेटा नहीं बोल रहा, ऐसा पर्सन बोल रहा हूँ। बहुत अच्छे इंसान थे, कभी किसी से दुश्मनी नहीं करी उन्हें। सबका, हमारा फैमिली का नहीं, सबका ख्याल रखा है। शाह फैसल वाले को सबका ख्याल रखा है इन्हें। सब पूछते, सब रोते, सब आए थे हमारे इधर ही, दुआ मांग रहे थे। आज तक किसी के साथ कुछ भी नहीं करा खालिद पापा ने मेरे। मैं इतना जानता हूँ। मैं ऐसा पर्सन बोल रहा हूँ, मैं बेटा नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ घर वाले ही नहीं बल्कि खालिद की अलमनाक मौत पर अहले इलाका भी हैं सो गवाह। ऐसा लग रहा है कि तो मेरा अपना बेटा चला गया। मेरे घर के अंदर सन्नाट हो रहा है, घर के अंदर कोई खाना नहीं खा रहा है। खालिद को कैसे निशाना बनाया गया? अहले मोहल्ला, ऐनी शाहिदीन और खालिद के वरसा के बयानात को गौर से सुनिएगा। आप काम कर रहे थे अभी फादर के साथ, तो आपको लगा कोई ऐसी चीज़ थी या किसी से कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा या ऐसे कोई मामला कुछ ऐसे नज़र आया आपको? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं। ऐसे कुछ काम नहीं कहता हूँ ना। वो बोलते हैं मुझे, फैमिली को बोलते हैं ये परेशानी बात करते हैं कुछ आज तक कोई ऐसी पीछे बात नहीं हुई? क्योंकि नहीं हुई। बेटा होता है, बेटे से बात करता है, अपने दिल को हल्का करता है। आपसे कभी कोई ऐसी बात नहीं की? वो मुझे ऐसे चीज़ें बोले थे कि तुम गाड़ी सिखाना सीख लो, ये कर लो। पहली दफ़ा ये 3 दिन पहले इन्होंने मुझे ये बात बोली थी, पर वो बोल नहीं सकता आपको। उन्होंने बोला तुम गाड़ी सिखाना सीख लो, गाड़ी चलाना सीख लो, वो कार। तो मैं अबू से वही मैं बात कर रहा था, ये इन चीज़ों में 3 दिनों में हमने ऐसी बस खुला खाली बात कर रहे थे बस हम लोग। ऐसी बाद में कोई परेशानी को कुछ वैसे कुछ था नहीं, वरना वो बोल दे रहे, पर ऐसी कुछ नहीं थी खालिद फैमिलियाँ। ये बस ये बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ। ये मैं बर्दाश्त में कर नहीं सकता मैं। जहां खालिद के कमसन बच्चों के लिए ये जानलेवा दुख बर्दाश्त से बाहर है, वहीं खालिद के बूढ़े बाप का तो
रो रो कर बुरा हाल है। ये बूढ़ा बाप गम से निढाल हो चुका है। भाई क्या कहूँगा, मेरा जवान बेटा था मेरे बराबर का, मेरे सीने में यहाँ के रखता था मेरे कंधे के ऊपर, साथ खाते साथ पीते साथ रहते, और बहुत अच्छा था मेरा बेटा। मेरे सब बेटे अच्छे हैं, वो भी अच्छा था। बर्दाश्त से बाहर है मेरे, सच कहता हूँ मैं, बहुत मुश्किल है मेरे, अभी तक सब्र नहीं आया। आज कितने दिन हो गए। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। वाकई में एक बहुत बड़ा हादसा है पूरी फैमिली के लिए, और माशाल्लाह से जैसे कि मेरे के लिए भी हादसा है और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं बुढ़ा आदमी, मेरी उम्र 75 साल है, मुझसे सही चला नहीं जाता है, सही सुनाई नहीं देता है, सही हाथ पाँव कपकपाते हैं मेरे लिए तो बहुत बड़ा हादसा है ये। आपके सहारा तो सबसे बड़ी बात, तो आपके सहारा आपके बेटे जो, तो आप जैसे कि अंकल सबने बताया माशाल्लाह से अच्छे अखलाक के मालिक थे। बहुत अच्छे अखलाक के मालिक थे वो। यही वजह थी कि उनके पुरसे के लिए तकरीबन 2, 3, 4 हज़ार आदमी या 5 हज़ार आदमी उनसे सिर्फ पुरसे के लिए आए थे, और नमाज जनाजा में कितना आदमी था, ये हकीकत है जी। सही। तो अंकल आपसे जब आप बता रहे थे कि आपसे आके बैठते थे, आपके साथ प्यार मोहब्बत वाला ताल्लुक़ था माशाल्लाह, तो कभी उन्होंने बताया आपको कि कैसे कारोबार के हवाले से कोई परेशानी या बताया? वो ये सोचता था कि उसके वालिद को सदमा पहुंचेगा, बुढ़ा आदमी, इसलिए मुझसे कभी कोई बात ऐसी शेयर नहीं की जैसे ये हादसा हुआ है। जो हादसा हुआ है इसके मुतालिक मुझसे कोई शेयर नहीं की, मुझे बताना चाहिए था। अगर बताते तो शायद आज कुछ और हालात होते, लेकिन अब रब को क्या मंजूर है, मैं भी रब की रज़ा के साथ हूँ। रब इल्म गैब का मालिक है, हर चीज़ का जानने वाला, मेरी रज़ा उसी के साथ है, जैसा उसने करा मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन अल्लाह अभी तक सब्र नहीं आया, मुझे सच नहीं आया। तो आप लोगों ने भी केस भी किया हुआ है, जो मामला चल रहे हैं, तो आप लोगों को कोई उम्मीद दिलाई है पुलिस ने? क्या मामला हैं? पुलिस क्या कोशिश कर रही है, अब पुलिस क्या करती है अब इसका मैं क्या बताऊँगा आपको। पुलिस जो है कोशिश तो कर रही है, और पुलिस अभी तक तो हम तो समझ रहे हैं कि अच्छा कर रही है, लेकिन जब तक हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा उसका हम क्या जवाब देंगे आपको। हम भी ऐसे ही है जैसे सारी जो दोस्त लोग जो सब सुन रहे हैं वही हम सुन रहे हैं। हमारे पास अभी तक कोई ख़ास खबर नहीं आई है किसी भी किस्म की। थाना शाह फैसल कॉलोनी की पुलिस क्यों अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई? क्यों किए जा रहे हैं ताखीरी हरबे इस्तेमाल? सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाला ये शख्स मुबैना तौर पर वही जल्लाद है जिसने कमसिन बच्चों के बाप को इंतहाई बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारा है। जैसे सबने बताया खालिद साहब के बारे में, आप भी। ये मेरा भाई बहुत अच्छा था, इतना अच्छा, यानी कि मेरे 3 भाई भी हैं लेकिन सब अलग अलग हैं। वो सबसे अच्छा भाई था, मेरा सबसे ज़्यादा ख्याल, क्योंकि वो अब्बू के साथ वही रहते थे और मैं हर जुम्मे आती थी। भाई मुझसे बहुत बातें करते थे, हमें पता नहीं हम पे जुल्म क्या हुआ है, हमें कुछ नहीं पता चला। हम सुनते थे दूसरों का टारगेट किलिंग, लेकिन ये हमारे साथ ही हो गया। हमने तो यकीन ही नहीं आ रहा, हम शौक में हैं बिल्कुल भाई, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा कि हमारे साथ हुआ क्या है। हक्का बक्का रह गए, बस हम उन कातिलों को पकड़वाएं किसी भी तरह करके, तब तक हमें सब्र नहीं आएगा। मैंने अपनी भाई की मैयत से वादा किया है, सब्र नहीं आएगा हम लोगों को, हम में से किसी को भी, क्योंकि हमारे साथ हुआ ही ऐसा है। हम पहले दूसरों का सुनते थे, लेकिन जिस पे गुजरती है ना बात उसकी होती है। सही। मैं बहन हूँ, मुझे पता है मेरा दिल कैसा टूटा। ये बाप है, इनको पता है, वो बेटा है। बिल्कुल हाँ। कितने रिश्ते उस कातिल ने छुड़वा दिए हमारे, कितने रिश्ते। किसी का भाई छीना, किसी का बेटा छीना, किसी का बाप छीना, किसी का भाई छीना। इस खानदान को खून के आंसू रुलाने वाला कौन है? पुलिस मोटर बाइक पर फरार होते इस मुलजिम को क्यों ट्रेस नहीं कर सकती? खालिद को कैसे टारगेट किया गया? टीम इंकिशाफ जाए वकुआ पर पहुंची तो कौन से खौफनाक हकायक का पर्दा चाक हो गया? हम ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। में टारगेट किलिंग की एक और लर्जा खेज वारदात। मेरा जवान बेटा था मेरे बराबर का,
मेरे सीने में यहाँ के रखा था मेरे कंधे के ऊपर। 4 बच्चों के बाप की दर्दनाक हलाकत। तो बिल्कुल पीछे खड़ा था, उसने कोई मौका नहीं दिया। खालिद भाई जाने लगे तो पीछे से फायर की आवाज़ आई। कारोबारी रंजिश या घरेलू चपकलश। किसी का बेटा छीना, किसी का बाप छीना, किसी का भाई छीना। सीसीटीवी फुटेज और एनी शाहिदीन के मुताबिक टारगेट किलर मोटरसाइकिल पर फरार। मैं समझा इसका फड्डा वड्डा हो गया। जब बाहर निकल के आया तो देखा खालिद भाई बाइक के पांव पड़े हुए थे। पुलिस को अभी कितने और शवाहिद हैं दरकार? कातिल कब होगा गिरफ्तार? अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा है पुलिस को कि इसके हवाले से सबूत इकट्ठे कैसे किए जाएं। आप आती थी, जैसा बताया आपने, फरमाया कि जुम्मे को आप आती थी, आपसे कोई इस तरह की बात की उन्होंने कभी आज तक? नॉर्मली वो फैमिली में कारोबार के हवाले से या किसी परेशानी के हवाले से? हाँ, कारोबार के हिसाब से कहते थे कि माशाल्लाह मेरा कारोबार अच्छा हो गया और अब मैं बहुत वेल सेटेड हो गया। वो बहुत खुश थे अपने काम से। जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी उनकी बिल्डिंग में, वो उससे बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब हमारे बहुत अच्छे दिन आ गए और हम यानी कि बहुत अच्छा आगे बढ़ गए इस चीज़ में। बस वो जैसे ही आगे बढ़े ना ये 2-4 सालों में, अच्छा, तो बस उनके हसद और नज़र अल्लाह जाने के हाय क्या लगी है उनको। बहुत हंसता मुस्कुराता मेरा भाई था, सबके साथ अच्छा। मोहल्ले वाले पूरा शाह फैसल, आप पीछे का एरिया पूछ लें, पूरा कहाँ कहाँ नहीं रोना पीटा हुआ। सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही। कितने लोग आए और जिनका हमें पता नहीं, वो कब्रिस्तान यानी कि वो मस्जिद पहुँची हैं औरतें अपने बच्चों को लेके, जिनको हम नहीं जानते। यानी कि इतना उनकी यानी कि नेकी करने की आदत थी उनकी, हमें भी नहीं पता। हम तो बस हमारे पास अल्फाज नहीं है, बस हमें अपने भाई के कातिल चाहिए किसी तरह से। कौन है कातिल? क्या अपने कारोबार को वुसअत देता खालिद किसी की आंख में खटक रहा था, या फिर खानदान के किसी फर्द के सीने में खालिद के खिलाफ कोई लावा उबल रहा था? टीम इंकिशाफ ने पूरी कोशिश की कि इस केस के हर पहलू का इंतहाई बारीक बीनी के साथ जायजा लिया जा सके। इतना दिल और नियत उनकी इतनी साफ थी कि बस वो खुश अखलाक थे और सबके साथ कहते थे सब मिलजुल के रहो, सब मिल के रहो, सब अच्छे से रहो, ये बोलते थे। तो मतलब इसी वजह से किसी को शक भी नहीं जा रहा है इसी वजह से कि किसी से लड़ाई झगड़ा किसी से कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बहन भाई हैं आपस में, छोटा मोटा हर जगह होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सब बहन भाई आपस में प्यार मोहब्बत से रहते थे। ये तो एक नेचुरल बात है, लेकिन हम सब बहन भाई माशाल्लाह। फिर ये मेरे दोनों भाई आए बाहर मुल्क से। बाहर मुकीम दोनों भाइयों को जब ये दर्दनाक खबर मिली तो गोया उनके पांव तले से जमीन निकल गई। एक्चुअली तो हमारी पूरी फैमिली ही बाहर रहती है गुज़िश्ता 50 साल से। पिछले 10-12 साल पहले वालिद साहब यहाँ शिफ्ट हुए, फिर वालदा का इंतकाल हुआ तो ये 2 भाई भी यहाँ शिफ्ट हुए। खालिद 2014 वालिद साहब के अकेले होने के बाद आसिफ, इसकी फैमिली और खालिद और उसकी फैमिली दोनों ये सोचा कि चलो हम वालिद साहब के साथ वहाँ अपने कारोबार इस्टेब्लिश करते हैं। बाकी हम 2, मैं और इमरान मस्कत में ही रह गए। तो अब वो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, सारी ज़िंदगी उसकी वहाँ ग्रोथ हुई, ना किसी से दुश्मनी। खालिद की किसी के साथ दुश्मनी न थी। यही वजह थी कि मस्कत में मुकीम भाइयों को खालिद की अलमनाक मौत की खबर मिली तो उन्हें किसी सूरत यकीन नहीं आ रहा था कि अपने काम से काम रखने वाला उनका भाई किसी दुश्मनी का निशाना बन गया है। तो 1 बजे जैसे मैं निकला घर जाने के लिए तो भाई की कॉल आई मेरे पास। तो बस इसने मुझे बताया कि यार ऐसा हुआ है, तो मेरे पाँव के नीचे से तो ज़मीन निकल गई। जैसे तैसे करके मैं अपने दूसरे भाई के घर पहुंचा, उस भाई को खबर दी, उसकी हालत भी मुझसे ज़्यादा ख़राब। वो दिन जो था 29 मार्च का, वो जो दोपहर थी, तो भाई का मुझे फ़ोन आया 1:00 पे। बस उसके बाद से लेके जब तक मैं कराची पहुंच नहीं गया था उस वक्त तक तो यानी मतलब हम बेहाल थे, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा था, यानी मतलब सब कुछ अचानक से ख़त्म हो गया हो जैसे। तो यकीन यानी मतलब हो ना, कोई वो ऐसे शख्स थे कि जिन्होंने कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं। आप कोई अनजान हो, कोई जान पहचान वाला हो, कोई भी हो, उनसे जो भी मदद के लिए आता था यहाँ पर, कभी उसको खाली हाथ नहीं भेजा हो जिस शख्स ने। मतलब उस शख्स के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है?
कारोबारी कोई मसला नहीं, तंजीमी कोई मसला नहीं, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ ना 2 महीने पहले की बात है, मतलब कुछ कोई हिंट देते, कोई यार मेरे साथ ये इशू है, ये मसला है, मतलब वो तो बल्कि बहुत खुश थे कि यार मेरा कारोबार माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, और इवन के मुझे सजेस्ट करते थे कि यार आप कोशिश करो, आओ यहाँ पे भी साथ ही करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे फ़ायदा हो रहा है किसी चीज़ में, तो आदमी मशवरा देता है भाई को, यार आ जाओ यहीं आके भी करो, अपने मुल्क आ जाओ, अपने मुल्क आ जाओ। यानी इतना खुश थे वो अपने इस कारोबार से, और सडन आपको ये सुनने को मिले तो बस क्या बोल सकते हैं इसमें। हैरत की बात यह है कि खानदान के किसी भी फर्द को जरा सी भी भिनक नहीं पड़ी कि कोई था जो खालिद की जान के दरपे था। आप लोगों को किसी पे शक भी नहीं है, क्योंकि जब आप लोग बता रहे हैं कि उनका कोई ताल्लुक नहीं था, तो शक भी नहीं है किसी के ऊपर। किसी किस्म से कोई ताल्लुक उनका, ना किसी सियासत से, ना किसी उससे लड़ाई झगड़े से, ना किसी तंजीम से, कभी किसी वो नहीं। अभी आप 1-2 दिन में उनके नाम से ज़कात तो पूरे घर की निकलती है जी। अभी यहाँ राशन बांटेंगे, लेकिन नाम उन्हीं का होता है, खालिद भाई का नाम होता है। जितनी औरतें आदमी आते हैं वही खालिद भाई का है, खालिद क्यों राशन बटेगा। अल्लाह ताला आप लोगों को भी सब्र दे। और जैसे अभी पहले भी जिक्र किया कि ये जो जिस तरह के ये मर्डर होते हैं और ये टारगेट किलिंग कहलाती है और कराची में बड़ी आम है, तो इसका कोई सिरा नहीं मिलता। जैसे अभी हज़रत ने फरमाया कि इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, पुलिस वाले आ भी रहे हैं, सही पूछ रहे हैं, रिजल्ट नहीं होता, रिजल्ट आखिर में इसका कोई रिजल्ट नहीं है, तो कि पुलिस क्या करती है। पुलिस अब तक कातिल तक पहुंचने में क्यों है नाकाम? कातिल ने ऐसी क्या प्लानिंग की थी कि अभी तक तफ्तीश का हर रास्ता धुंधला है। सर ये किसी इंसिडेंट कब हुआ, ये हादसा कब हुआ आप लोगों? 29 मार्च को। तो बस वो यहाँ पर इधर गए थे, यहाँ पर हमारे साथ ही बैठे हुए थे, बिजली का बिल लेकर गए वो, और अपने प्लॉट पे गए, बस बिल दे के निकल रहे थे, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। तो फादर उनका वेट कर रहे होते हैं कि खाने का टाइम होने वाला है, खालिद आ जाएगा। वो डेली जाते थे अपना काम वाम देख के, 2:30 बजे तक इधर आ जाते थे। तो उसके बाद जब मुझे न्यूज़ ऐसी मिली है कि वो ऐसा ऐसा हो गया है, बस उसने अपनी गाड़ी रिवर्स ही की थी घर आने के लिए। तो वो जो टारगेट किलर था बकौल पुलिस के, कि भाई वो बिल्कुल पीछे खड़ा था, उसने कोई मौका नहीं दिया, सीधी उसने इस तरफ उन्होंने, मतलब वो भाई गाड़ी के अंदर बैठे, भाई बाइक पे बैठा था, अच्छा। बाइक पे बैठा था, तो बाइक के ऊपर ही उसने उधर के बैक साइड में आई। तो उधर 2-3 ऐनी शाहिद है, उन्होंने हमें ये बताया था। ऐनी शाहिदीन ने क्या देखा? टीम इंकिशाफ जाए वकुआ पर पहुंची तो हुए कौन से इंकिशाफात? पड़ोसन बुजुर्ग खातून ने रोते हुए कौन सी फरियाद कर डाली? ये सब दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। में टारगेट किलिंग की एक और लर्ज़ाखेज वारदात। मेरा जवान बेटा था मेरे बराबर का, मेरे सीने में यहाँ के रखा था मेरे कंधे के ऊपर। 4 बच्चों के बाप की दर्दनाक हलाकत। तो बिल्कुल पीछे खड़ा था, उसने कोई मौका नहीं दिया। खालिद भाई जाने लगे तो पीछे से फायर की आवाज आई। कारोबारी रंजिश या घरेलू चपकलश? किसी का बेटा छीना, किसी का बाप छीना, किसी का भाई छीना। सीसीटीवी फुटेज और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक टारगेट किलर मोटरसाइकिल पर फरार। मैं समझा इसका फड्डा वड्डा हो गया। जब बाहर निकल के आया तो देखा खालिद भाई बाइक के पांव पड़े हुए थे। पुलिस को अभी कितने और शवाहिद हैं दरकार? कातिल कब होगा गिरफ्तार? अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा है पुलिस को कि इसके हवाले से सबूत इकट्ठे कैसे किए जाएं। जिस वक्त हम मौजूद हैं जाए वकू पर, जो खालिद साहब का, जैसे अभी हम उनसे इनकी फैमिली से बातचीत की और उन्होंने बताया कि दिन दिहाड़े उनके साथ ये हादसा पेश आया, उनको कत्ल कर दिया गया। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं उनके भाई मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर यही वो जगह है जहाँ पे जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ, जो ये हादसा पेश आया? जी जी, यही वो जगह है। वो यहीं से निकल रहे थे तो इसी जगह पे उनके साथ वो उनके ऊपर फायर अटैक हुआ है। अच्छा, तो आपके घर भी करीब ही है, वो सामने आपका मेरा इस घर इसी तरफ है। मैं भी यहीं से आया था। जो जब मैं यहाँ से आया हूँ इस रास्ते से, तो यहाँ पे एम्बुलेंस और मोबाइल दोनों यहाँ पे उस वक्त मौजूद थी। अच्छा, एम्बुलेंस भी और मोबाइल यहाँ पे आई? दोनों मौजूद। सही है। तो अभी आपने बताया था कि आप तो बाइक पे किसी के साथ आए थे कोई? हाँ, मैं बाइक पे किसी के साथ आया था, किसी जानने वाले के साथ। उन्होंने मुझे यहाँ ड्रॉप किया फ़ौरन, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत लगा हुआ था अच्छा खासा।
तो फिर मैं पैदल यहाँ तक आया तो यहाँ पुलिस और यहाँ पे एम्बुलेंस यहाँ पहले से मौजूद थी। तो भाई यहाँ पर ही ज़मीन के ऊपर गिरा पड़ा हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे आपको इलाका मकीनों ने या चौकीदार ने इतला की थी? किसने की थी? मुझे इतला की थी मेरे मामू ने घर पे। मामू ने? हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया था। तो मैं फ़ौरन रोड के ऊपर, फिर मेरे पास बाइक नहीं थी तो क्योंकि हमारा जो शादी हॉल के जितने भी लड़के थे सारे यहाँ पे मौजूद। अच्छा, सारे लड़के जी। आपके मतलब आपके लेबर भी आ गई थी, इलाका मकीन भी थे, वो भी आ गए थे यहाँ पे? जी, सब लोग यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे ये जो इनका काम भी चल रहा है, जैसे उन्होंने बताया, यही कंस्ट्रक्शन ये बिल्डिंग है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जिसका ये आसिफ साहब ने बताया था कि जिसका बिल पे करने गए थे या कोई काम से गए थे अपने, तो वो यही जगह है कंस्ट्रक्शन की जहाँ पे मोहम्मद खालिद आए थे और इनके साथ यहाँ पे ही हादसा पेश आया। ये जगह भी है, स्पॉट भी है। तो ये निशानदेही भी कर दी आसिफ साहब कि ये जो जगह है, जो स्पॉट था, वो कौन सा था, कहाँ हुआ था वो हादसा। सदीक भाई कौन सी जगह है? अच्छा, ये है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम राशिद है। तो आप यहीं रहते हैं? मेरी रिहाइश बराबर में। अच्छा, ये घर है आपका? जी, जो मरहूम खालिद भाई हैं, मैं उनका पड़ोसी हूँ। जी जी। और खुश इलाका आदमी थे, ठीक है ना। उनके बड़े एहसानात हैं हमारे ऊपर, और ऐसा बंदा हमने आज तक नहीं देखा। और आपकी पुरानी दोस्ती थी उनसे? नहीं, जब से इन्होंने प्लाट लिया था। अच्छा। जब से हमारी सलाम दुआ थी। बस कितना साल हो गए तकरीबन आई थिंक 18 महीने हो गए। अच्छा, आपसे सलाम दुआ से? सलाम दुआ हमारे। अच्छा। किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा नहीं था। हाँ। किसी किस्म की बदनज़मी नहीं थी। उनको तो इतनी सी भी फिक्र नहीं होती थी कि मेरी बिल्डिंग यहाँ बन रही है। और इनके भाइयों को भी पता है कि किसी किस्म का उनको किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होती थी। अगर यहाँ कोई चोरी डकैती भी होती थी ना, तो हम घर से उनको पकड़ के लाते थे, खालिद भाई को। अच्छा। मेरा भाई काशिफ है, वो कई दफ़ा हमने चोर पकड़े हैं, तो हम उनको उठा के लाते थे। तो यानी कि वो तो बेफिक्र होते रहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी किस्म का यहाँ कोई तनाज़ा नहीं था, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं थे। वो बताया भी, फैमिली ने बताया कि कोई ऐसी बात नहीं थी, ना कोई तंजीमी सरगर्मियों में इन्वॉल्व है, ना उनको कोई धमकी आई है किसी चीज़ की। तो किस सबके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है ये। मतलब मेरे भाई, हमारे घर में तो इस वक्त ऐसा हुआ है जैसे कि ये हमारे घर में कोई हादसा हुआ। तो यहीं पर ही हुआ है वो हादसा? इसी ये जो जी, मेरा भाई यहाँ मौजूद था, काशिफ ऐसे नाम, और सिद्दीक भाई मौजूद थे, कासिम भाई वो मौजूद थे। तो उसने मुझे आवाज़ दी, मैं उस वक्त नमाज़ पढ़ रहा था, तो मैं समझा इसका फड्डा हो गया। अच्छा। जब बाहर निकल के आया तो देखा खालिद भाई बाइक के पाँव पड़े हुए थे। तो खालिद भाई को हिलाया, फिर इनको बुलवाया, इनके भाई को, खालिद भाई के 15 को फ़ोन किया हम लोगों ने। अच्छा, यहीं फिर सब ने यहीं से इत्तला की? हमने सबको यहीं से इत्तला किया हमने। अच्छा। बाकायदा ये ढके उसके बंदे के पीछे भागा ही है। अच्छा, आपका भाई? जी, मेरा भाई और जो इनके सुपरवाइज़र थे वो बंदे के पीछे भागे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। वही जगह है जहाँ पे यहाँ पे खालिद साहब का जो इंसिडेंट हुआ, जो हादसा हुआ, वो यहीं पर पेश आया है। वो यही जगह है, ये इलाका मकीन है, यहाँ पे रहते हैं, पड़ोसी हैं। इनका जो काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, वो ये बिल्डिंग है, उसके साथ ही ये पड़ोसी हैं। उन्होंने भी बताया कि एक अच्छे इंसान थे और लोगों से जी नहीं था, किसी किस्म के कोई मसाइल नहीं थे, ठीक है ना। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या मामला थे, ये अल्लाह ही जानता है, ठीक है ना। लेकिन हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि जिन्होंने ही काम किया है, जो भी हैं, बाहर के हों, अपने हों, कोई भी हो, उनको कैफियत किरदार तक पहुँचाया जाए। सर, आपने ही देखा सबसे पहले, आप ही यहाँ पे करीब थे, आपने देखा, तो क्या मामला था, क्या देखा आपने? सर, मैं असल में अपनी गाड़ी धो रहा था, गाड़ी वॉश कर रहा था। अच्छा, थोड़ा जोर से बोलिएगा। गाड़ी वॉश कर रहा था मैं अपनी। अच्छा। जैसे ये गाड़ी खड़ी हुई है ना, इसी तरीके से एज इट इज़ गाड़ी खड़ी हुई थी। ये भी बाइक उनकी जो है? नहीं, गाड़ी मेरी। अच्छा, आपकी गाड़ी है? आयर खड़ी हुई थी। मैं उस तरफ बैठा हुआ था, पीछे वाली साइड पे ना बैठा हुआ, उधर पीछे वाला टायर धो रहा था बैठा। वो खालिद भाई अपने यहाँ खड़े हुए थे, वो कासिम भाई से बात कर रहे थे। अच्छा। तो कासिम भाई से बात करिए, कासिम भाई ऊपर चढ़े और खालिद भाई जाने लगे, तो पीछे से फायर की आवाज़ आई। फायर हुआ है तो मैंने उठ के देखा तो यहाँ पर खालिद भाई पड़े हुए थे। मैंने फ़ौरन खालिद भाई की तरफ भागा हूँ, खालिद भाई को मैंने हिलाया, मैं खालिद भाई बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाए। कासिम भाई जो है बल्ली लेके उसके पीछे भाग रहे थे। अच्छा, जो यहाँ पे चौकीदार हैं? हाँ, सुपरवाइज़र। हाँ, वो उसके पीछे भाग रहे थे। तो फिर मैंने खालिद भाई को छोड़ा, मैं इनके पीछे भागा। फिर मैंने बोला वो क्या कहते हैं, वो उसके पीछे भाग रहे हैं, वो अल्लाह ना करे वो उनको ना मार दे अल्लाह। तो फिर मैं गया कोने तक गया हूँ, तो वो लड़का निकल चुका था। फिर हम वापस रिटर्न आए तो देखा खालिद भाई इस दुनिया में नहीं रहे थे, ऑन स्पॉट। फिर उन पर कपड़ा वपड़ा डाला,
फिर घर गए, घर जाके आसिफ भाई को बुला के लेकर आए, फिर एम्बुलेंस को फ़ोन करा, मोबाइल को फ़ोन करा, इतने में फिर सब आप ही लोगों ने किया है सर? हाँ, फिर सब घर वाले आ गए थे माशाल्लाह से, ये लोग आ गए थे सब। फिर जो कानूनी तो ज़्यादा फासले नहीं, आप तो यहाँ करीब ही बैठे हुए थे आप? हाँ, मैं उस तरफ बैठा हुआ था। हाँ, और कर रहे थे जी, गाड़ी में टायर धो रहा था बैठा हुआ ना। तो अचानक आनंद फानन में ये सब कुछ हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, दिमाग काम करने नहीं लगा। मतलब जब देखा ना ऑन द रियल देखा, कभी एक ऐसा सीन नहीं हुआ आँखों के सामने, फर्स्ट टाइम देखा तो आसान खतरा हो गया हमारे। आपने आते जाते देखा किसी को? नहीं, वो जब मैं पानी भर के लेकर आया हूँ तो मोटरसाइकिल पे लड़का बैठा हुआ था। अच्छा, बैठा पहले? हाँ, बैठा हुआ था वो, तो वही लड़का था वो? अब अल्लाह बेहतर जानता है वो ही था या कोई और था। मतलब पीछे भागे ना, आपने देखा तो होगा ना? मैं मतलब उस टाइम मैंने इतने गौर से नहीं देखा उसको ना कि वो कौन है, क्या करना है। असल में यहाँ काम चल रहा है ना बिल्डिंग में, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, ध्यान नहीं दिया? हाँ, रोज़ाना यहाँ पर जो है ना कभी कोई नए नए चेहरे आ रहे होते हैं। सही है। तो अब हर किसी से पूछना भी मुनासिब ही नहीं लगता है कि वो बोलेगा यार यहाँ पर, जिससे भी पूछा है हमने तो उसने बोला यार बराबर में यहाँ पर आए, मैं काम से आया मैं। तो मैंने अपने वही रूटीन के हिसाब से मैं अपने काम में लगा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया। जब वो कोने पे पहुंचा है तो जब मैंने उसको पीछे से देखा, उसका मुझे जो है पीछे से उसका बैग नज़र आया। अगर पता होता तो हम उसको फ़ौरन कहते, कुछ ना जो हमसे होता वो हम करते उस टाइम। तो अभी आप वाहिद चश्मदीद गवाह हैं जो इस केस में हैं, जो उन्होंने देखा है, मतलब ऑन स्पॉट जो मौजूद थे? कासिम भाई थे। कासिम और आप हैं? मैं था। ये बात अभी तक तो मुअम्मा बनी हुई थी कि आखिर खालिद को मारकर कातिल का पूरा हुआ कौन सा ख्वाब? पुलिस क्यों है सुसरवी का शिकार? तफ्तीश में अभी तक खुले हैं कौन से राज? खातून बुजुर्ग ने किया किन हकायक का पर्दा चाक? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद। कराची में टारगेट किलिंग की एक और लर्ज़ाखेज वारदात। मेरा जवान बेटा था मेरे बराबर का, मेरे सीने में यहाँ के रखा था मेरे कंधे के ऊपर। 4 बच्चों के बाप की दर्दनाक हलाकत। तो बिल्कुल पीछे खड़ा था, उसने कोई मौका नहीं दिया। खालिद भाई जाने लगे तो पीछे से फायर की आवाज आई। कारोबारी रंजिश या घरेलू चपकलश? किसी का बेटा छीना, किसी का बाप छीना, किसी का भाई छीना। सीसीटीवी फुटेज और एनी शाहिदीन के मुताबिक टारगेट किलर मोटरसाइकिल पर फरार। मैं समझा से फड्डा वड्डा हो गया। जब बाहर निकल के आया तो देखा खालिद भाई बाइक के पांव पड़े हुए थे। पुलिस को अभी कितने और शवाहिद हैं दरकार? कातिल कब होगा गिरफ्तार? अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा है पुलिस को कि इसके हवाले से सबूत इकट्ठे कैसे किए जाएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटे, वालेकुम अस्सलाम। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना बेटा चला गया। मेरे घर के अंदर सन्नाटा हो रहा है, घर के अंदर कोई खाना नहीं खा रहा है। मेरा बच्चा 3 रात से सोया नहीं, मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। मैं नींद की गोलियां दे दे के सुला रही हूँ। तो खौफ में आ गया कि ये हुआ तो क्या हुआ। इतने प्यार वाले, मोहब्बत वाले, इखलाक वाले, हमारी इतना नुकसान हुआ है, मगर हमारी कभी उनसे कोई बात नहीं हुई। अम्मा जी फिक्र नहीं करो, तुम्हारा बेटा है, जो काम है आधी रात को हाजिर। मेरे बच्चों से इतनी मोहब्बत करते थे, मेरे बच्चों से इतना प्यार करते थे। न्याज दिला रहे हैं, पहले प्लेट में भेज रहे हैं घर पे, कहना बस जाओ दो अम्मा जी को, बच्चों को खिलाएंगी। सही। तो कभी आप लोगों ने कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसा मामला नहीं? अल्लाह ना करे भाई, वो थे ही नहीं लड़ाई के काबिल। अच्छा। जो उनसे लड़ाई की है तो मोहब्बत वाले इंसान, प्यार वाले इंसान। जब यहाँ पे ये हादसा हुआ तो आप यहीं थी, घर पे ही थी? घर में थे सारे। अच्छा। वो मेरा बेटा उधर पीछे ना गाड़ी धो रहा था। वो गाड़ी, आप काशिफ की वालिदा है ना जो अभी? हाँ, मैं काशिफ की वालिदा हूँ। पीछे गाड़ी धो रहा था वो, तो ये कासिम भाई आए ना भागते हुए, वो यहाँ पे खड़े हुए थे, क्या बात कर रहे थे अल्लाह बेहतर जाने। वो लड़का जाने कब से तार में था, क्या था, हमें कुछ नहीं पता। उन कासिम भाई ने आवाज़ दी, काशिफ जल्दी आओ। वो काशिफ आया तो खालिद भाई नीचे पड़े हुए थे। अपनी आंखों से देख लिया। हमें नहीं पता थी कि ऐसे भी मौत होती है, हमें नहीं पता थी कि ऐसे भी गोलियां चलती हैं। ये मेरी उम्र देखो, इस घर में शादी करके आई हूँ, मेरी कभी इस मोहल्ले में ना लड़ाई हुई है किसी से, ना कभी ऐसा काम हुआ, ना कभी लाठी चली, ना कभी चोरी चकारी हुई। हमारा मोहल्ला बहुत अच्छा है।
चला यही बिल्कुल अम्मा, यही अम्मा भी फरमा रही है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मेरे परवरदिगार उनके बच्चों को सब्र दे, उनकी बीवी को सब्र दे, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे। उनकी पड़ोसी हैं यही रहती हैं बराबर में, उनकी भी यही बोला कि अच्छे इंसान थे, इंसान बराबर आदमी थे, लोगों का ख्याल रखते थे। सबका ख्याल रखने वाला किसके गुस्से का निशाना बन गया? कानून के रखवालों को क्या मिला है कातिल का कोई सुराग? इसी केस के हवाले से जान लेते हैं, क्योंकि पुलिस का जो मौक़िफ़ है, पुलिस पे कितनी कार्रवाई कर चुकी है, कितना काम कर चुकी है। तो हमारे साथ टीम इंकशाफ के कॉरेस्पोंडेंट मौजूद हैं। साद, अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम सलाम। जी साद, क्या कहेंगे, क्या पुलिस का मौक़िफ़ है, पुलिस अभी तक कितनी कार्रवाई कर चुकी है, कहाँ तक पहुँची है? बिल्कुल, ये कि जो वाक़या है वो 29 मार्च को पेश आया है, जिसके बाद जो है पुलिस की जानिब से अभी तक कोई पेशरफ सामने नहीं आई है। पुलिस की तफ्तीश जो है वो समझ लें बिल्कुल 5% के ऊपर है, क्योंकि ये जिस तरह का वाक़या पेश आया है वो अंधे कत्ल का वाक़या है। और इस तरह के अमूमन जब वाक़यात पेश आते हैं तो पुलिस की जानिब से जो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन में लाएअमल इख्तियार किया जाता है वो होता है उसका CDR, उसकी लोकेशन, उसकी डाटा, टेक्निकल डाटा हासिल किया जाता है। इसके जो इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं वो मंजूर अली, उनसे भी मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी केस को काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, 29 मार्च से कभी अभी जो है काफ़ी टाइम गुजर चुका है, लेकिन उनकी तरफ से, पुलिस की तरफ से जो है अभी तक कोई ऐसा रिस्पॉन्स सामने नहीं आ रहा कि अगर आपको कातिल का नहीं पता तो एटलीस्ट आप जो है, जो ये मोहम्मद खालिद थे जो मकतूल, इनका मोबाइल फ़ोन जो था उसका CDR ही अब तक नहीं निकाला गया है। मतलब उनकी जो कॉल्स हैं, उस दिन की जो कॉल्स हैं, उनकी लास्ट कॉल्स हैं, ना वो निकाली गई हैं, ना उनकी, तो बड़ी बेसिक चीज़ होती है, बेसिक चीज़ है एग्जैक्टली, क्योंकि इस तरह के जो अंधे कत्ल के वाक़यात होते हैं, क्योंकि अमूमन हम मुख्तलिफ वाक़यात देखते हैं जिसमें कोई दुश्मनी है, इस तरह का होता है, तो उसमें ज़ाहिर है फैमिली जो है वो किसी को नामजद कर देती है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली ने किसी को नामजद नहीं किया, नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR कटवाई गई, जिसमें जो है अभी फैमिली को भी नहीं पता। तो इस तरह के केसेस में सबसे पहले पुलिस का जो लाएअमल होता है वो ये होता है कि वो टेक्निकल चीज़ों से एविडेंसेस को कलेक्ट करें, लेकिन पुलिस की जानिब से अभी तक इस केस के ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो फैमिली की तरफ से वो मौक़िफ़ आ रहा है कि उन्हें कुछ नहीं पता, कि उन्हें नहीं पता कि किसी से दुश्मनी थी, तो क्या, तो इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की जो है इन्वेस्टिगेशन अफसर, उनका ये कहना है कि अभी हम इस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा वो इन्वेस्टिगेशन हो क्या रही है। ना कोई स्टार्टअप नहीं है, कोई स्टार्ट नहीं पकड़ा एग्जैक्टली, क्योंकि इन दिनों में एटलीस्ट CDR आ जाता है, उसमें पता चल जाता है किन किन लोगों से रब्ता हुआ। फिर दीगर चीज़ें और हैं, इसके साथ साथ CCTVs हैं, इनके घर की CCTVs है, यहाँ के मुख्तलिफ जो पूरा डिस्टेंस है जाए वकुआ से लेके मुख्तलिफ CCTVs हैं, वो भी अभी तक कलेक्ट नहीं की गई हैं पुलिस की जानिब से। चंद CCTVs कलेक्ट की गई हैं, लेकिन मज़ीद जो है वो पुलिस सुस्त रवि का शिकार है इस केस के हवाले से। मज़ीद पुलिस का ये कहना है कि अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं और उसके बाद जब हमारे पास कोई सबूत इकट्ठे होते हैं तो फिर हम बताएंगे कि क्या, कौन, क्या इसमें क्या हमारे पास सबूत आए हैं और फिर मुल्ज़िम की गिरफ्तारी की जाएगी। अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा है पुलिस को कि इसके केस के हवाले से सबूत इकट्ठे कैसे किए जाएँ। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ही जो है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है अभी, काफ़ी टाइम गुजरने के बाद, काफ़ी टाइम, क्योंकि 29 मार्च को ये वाक़या पेश आया था, उसके बाद काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। अब तक जो है कुछ टेक्निकल चीज़ों को जो है वो कलेक्ट कर लिया जाना चाहिए था पुलिस की जानिब से, लेकिन वो भी अभी तक नहीं किया गया। और पुलिस का मौक़िफ़ यही है कि अभी हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, जैसी कोई सबूत सामने आता है तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। थाना शाह फैसल कॉलोनी की पुलिस है सुस्त रवि का शिकार, ऐसे में ये तड़पता खानदान कैसे ना करे फरियाद। तो आखिर में क्या कहेंगे, क्या गुजारिश करेंगे हुकूमत से, इंतज़ामिया से, पुलिस से, आप सबसे ही गुजारिश है भाई जो कराची के हालात है ना उस पर नज़रसानी करे हुकूमत। सबसे ज़्यादा जो मामलात ख़राब हैं कराची में ही हैं। आप किसी भी सूबे में चले जाएं, ऐसी कहीं पर भी कुछ नहीं होता, सब खुशहाल रह रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं समझ आता कि यहाँ लोग आके अपने बाहर मुल्क से, अगर हम लोग वहाँ पर रहते थे और हम यहाँ आए, हमने काम करना शुरू करा है, हम यहाँ रह नहीं सकते, अपने मुल्क में सुकून नहीं है। भाई मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, तवक्कल अल्लाह करता हूँ और अल्लाह मेरे साथ में अच्छा करेगा, ये मेरी दुआ है, परवरदिगार मेरे साथ अच्छा करियो बस इंशाल्लाह। ये इनके साथ इंसिडेंट हुआ, इनको पता नहीं है, इनको शक नहीं है किसी पे, क्योंकि ना इनका कोई सियासी ताल्लुक था, ना कोई कारोबारी झंझट थे, ना कोई ऐसे मामला थे। तो इनकी भी ये इल्तिजा है, गुजारिश है, हमारी भी ये गुजारिश है हुकाम वाला से कि कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए जो ये मुजरिम है, जो उन्होंने ये काम किया है, ताकि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि वो अंजाम तक पहुँचे। एक डर खौफ की कैफियत पैदा हो, एक फ़िज़ा में कायम हो के कोई डर खौफ है, कोई पकड़ने वाला है, कोई पूछने वाला है। कानून का डर होगा तभी कराची में अमनो अमान कायम होगा, वरना यही जराइम पेशा अनासिर यूं ही तसलसल के साथ बिला खौफ व खतर खूनी वारदातें
करते रहेंगे। इसी के साथ आतिफ यूसुफ और टीम इंकिशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकिशाफ।